बलिया की मिट्टी में आज भी बगावत सांस लेती है। यहाँ हर आवाज़ में तेवर है और हर खामोशी भी कुछ कहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव सिंह, आप देख रहे हैं बलिया बदस। आज हमारे साथ मौजूद है बलिया की राजनीति में एक ऐसा नाम जो अपनी बेबाकी, जमीनी पकड़, बागी तेवर और जनता के बीच लोकप्रिय चेहरा, तो विधायक सुरेंद्र सिंह जी का। विधायक जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। अच्छा विधायक जी, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक शिक्षक से विधायक बनने का सफर कब और कैसे शुरू हुआ? देखिए पत्रकार जी, मैं शिक्षक 1987 में शिक्षक में बना जी, और 83-84 में मैं संघ का स्वयंसेवक बना, कानपुर में बना, और वहीं से संघ के सानिध्य में आया। राजनीति में मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, संघ का स्वयंसेवक होने के नाते, पदाधिकारी होने के नाते जब चुनाव आता था तो उसमें हम लोगों की भूमिका परोक्ष रूप से होती थी। संगठनात्मक सब व्यवस्था देखने सुनने के लिए भूमिका होती थी और हम लोग उसका निर्वहन करते थे। वहीं से आंशिक रूप से एक राजनीति में मेरा शुरुआत हुआ संघ के स्वयंसेवक के रूप में, और संघ का पदाधिकारी होने के नाते, क्योंकि पारिवारिक संगठन भारतीय जनता पार्टी पारिवारिक संगठन है जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, तो पारिवारिक संगठन होने के नाते अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग भी सहयोग करते थे। तो अप्रत्यक्ष रूप से मेरा प्रवेश वहीं से हुआ, संघ के माध्यम से। सबसे पहला चुनाव कौन सा लड़े थे? मैं सबसे पहले चुनाव लड़ा था जिला पंचायत का, एक कहाँ से? वार्ड नंबर 6 से लड़ा था। अच्छा, उस समय मैं चुनाव हार गया था, 2 नंबर पर मैं था। वो भी पार्टी के, चूँकि पार्टी लड़ना, भारतीय जनता पार्टी लड़ी तो उसमें लोग कहे कि भाई लड़ जाइए, तो मैं लड़ गया था। मेरी कोई तैयारी ऐसी थी नहीं, तो लड़ा था, फिर भी मैं दूसरे नंबर पर था। अच्छा, आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, राजनीति में आने की प्रेरणा तो शुद्ध रूप से मैं यदि कह सकूँ तो हमारे प्रेरक व्यक्तित्व आदरणीय स्वर्गीय मैनेजर सिंह जी हैं। मैं उन्हीं के द्वारा शिक्षक भी बनाया गया था, और उनके जब तक वो जीवित रहे तब तक हम लोग किसी पार्टी से, किसी से प्रतिबद्धित नहीं थे। हम लोग शुद्ध रूप से बाबू मैनेजर सिंह थे, क्योंकि वो हमारी नौकरी दिए थे। हमारे परिवार को जो भी बढ़ाने में भूमिका उनकी रही है, प्रथम भूमिका उनकी रही है। हमको तो जो भी मैं प्राप्त किया हूँ उसके पीछे यदि प्रथम सहयोग किसी का माना जाए तो बाबू मैनेजर सिंह जी का है, और वही हमारे प्रेरक व्यक्तित्व में है। अच्छा, द्वाबा में ही आप अक्सर राजनीति किया करते हैं। द्वाबा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या रही है? देखिए, द्वाबा की सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वर्तमान में तो मैं कहूँ तो आज समाज के लिए सबसे बड़ा समस्या बन गया है, जो आम आदमी पीड़ित है जी, वो तहसील प्रशासन। जी, वैसे तो प्राकृतिक आपदा के माध्यम से यदि कहाँ कहूँ तो बाढ़ कटान है, और बाढ़ इधर घाघरा और इधर गंगा, दोनों का एक तरह से हमेशा जो है समाज को हर वर्ष जो है कटान से पीड़ित बाढ़ करती है, और सबसे बड़ी समस्या बाढ़ व कटान है। और यदि प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो तहसील प्रशासन है। अच्छा, आज़ादी के इतने साल भी लोकनायक जेपी नारायण जी का गांव जयप्रकाश नगर आज भी विकास की राह देख रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जयप्रकाश नगर का विकास तो जो है, यदि सड़कों के माध्यम से बताया जाए तो मैं वहाँ 7 करोड़ का काम कराया था जी, मैंने। गली गली में सीसी है। गुणवत्ता पर काम मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि मेरे विधायकी काल में जो भी काम हुआ वो भी बहुत गुणवत्तापूर्वक नहीं हो सका, मैं निगरानी नहीं कर सका जी। मैं विश्वास कर गया कि ठेकेदार सब अच्छा कर देंगे काम, लेकिन मैं भी स्वीकार करने में मुझको दिक्कत नहीं है। वैसे वो हर सड़कों को मैं बनाने का प्रयास किया था। और जहाँ तक जेपी नगर के विकास की बात है तो वहाँ पर शैक्षणिक दृष्टि से राजकीय महिला इंटर कॉलेज भी है, और वहाँ पर जेपी ट्रस्ट के माध्यम से एक डिग्री कॉलेज भी चलता है, और एक
इंटरमीडिएट कॉलेज और भी चलता है। तो यह एक गांव के लिए, एक क्षेत्र के लिए कम विकास की बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो वहाँ चारों दिशाओं से, दोनों दिशाओं से रोड का भी निर्माण पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने करवा दिया। टेंगरी से संसार टोला और चांदीर चौकी से जयप्रकाश नगर दिव्य सड़कें बनी हुई हैं और उसमें विकास के क्रम में जयप्रकाश नगर इसमें पीछे नहीं। अच्छा, कटान की बात आपने कही, गंगा और सरयू का कटान बैरिया की सबसे बड़ी समस्या है। इसका अस्थायी समाधान क्या है और क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, अस्थायी समाधान गंगा और घाघरा के कटान से रोकने का हमारे समझ से प्रकृति से लड़ने की ताकत किसी में भी नहीं। जब 75 वर्ष आज़ादी के बाद सरकारों ने लड़ाई लड़ी और नई सफलता प्राप्त किए तो आगे कितना क्या होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही पहली बार मैं देखा कि मझौआ से लेकर के बादिलपुर, मझौआ से लेकर के और रामगढ़ तक संपूर्ण गांव समाप्त हो गए जी। पहली बार बीजेपी की सरकार में ही कुछ काम हुआ, जिसके चलते आंशिक रूप से ही सही केहरपुर का आंशिक भाग और गोपालपुर दुबे छपरा का भी 50% आबादी बची हुई है। तो पूज्य योगी आदित्यनाथ की कृपा से ही बची हुई है, हमारी सरकार के काम करने से बची हुई है। नहीं तो अब उसके पश्चिम कोई गांव नहीं बचा पाया और कोई सरकार नहीं बचा पाई। तो ये तो मानना पड़ेगा कि उन लोगों की दृष्टि में यदि हम मूल्यांकन करें तो उन सरकारों से हमारी सरकार ने इस क्षेत्र में भी बढ़िया काम किया है। अच्छा, चलिए स्वास्थ्य विभाग की भी कुछ बातें करते हैं। विधायक जी, बलिया के स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर अक्सर शिकायतें आती हैं, आपको लगता है समस्या संसाधनों में या सिस्टम की जिम्मेदारी? देखिए, पत्रकार हकीकत ये है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ज़माने में संसाधन की कमी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है जी। जो जैसा साधन की आवश्यकता है हमारी सरकार हर जगह उपलब्ध करा रही है। लेकिन नियम और साधन, यदि साधन की उपलब्धता रहे ही लेकिन उस साधन का उपयोग करने वाला व्यक्ति साधक नहीं है, वो लोभी है, तो उस साधन भी बाधक बन जाता है जी। कोई उसका उपयोग नहीं रखता है। तो किसी भी व्यवस्था को देने में, देखिए ईश्वर का अर्थ क्या होता है? ईश्वर का शाब्दिक अर्थ होता है ईश मतलब व्यवस्था देना, वर मन श्रेष्ठ। तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में, आंशिक क्षेत्र में या विशाल क्षेत्र में, जो बेस्ट व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था देने की क्षमता रखता है वही ईश्वर है जी। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि एक प्रशासक के रूप में, एक नेता के रूप में, संत व्यक्तित्व के रूप में योगी आदित्यनाथ जी का इस समय उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़िए, देश में जोड़ा नहीं। एक मुख्यमंत्री के रूप में देश में कोई इनका विकल्प नहीं। प्रधानमंत्री के रूप में यदि मोदी जी हैं तो मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी का भी कोई भारत में जुड़ा नहीं है। जिस व्यक्तित्व का आज दुनिया अनुकरण कर रही है, अब उस व्यक्तित्व की बात हमारे जैसे छोटे लोग क्या कर सकते हैं? इसलिए योगी हैं, इनका तुलना किसी से भी करना हमारे समझ से बिल्कुल अप्रासंगिक है और नहीं करना चाहिए। योगी जी का काम करने का तरीका आपको कैसा लगता है? देखिए, योगी जी का काम करने का जो तरीका है, जो एक राजा का और मुखिया का और नेता का, देखिए राजा मुखिया, प्रजातंत्र में जो नेता है मुख्यमंत्री वही राजा है। भले उसका शब्द उच्चारण जो भी हो सके कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन जो एक मुखिया का, राजा का धर्म होता था, राजा का जो धर्म होता था वही प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धर्म है। तो दो गुण मुखिया में होना चाहिए और दोनों गुण योगी जी में है, मोदी जी में भी है, साहस और त्याग जी। और साहस, जिस भी राजा मुखिया के पास साहस और त्याग नहीं होगा वो कभी भी अपने समाज का भला नहीं कर सकता। साहस नहीं होगा तो रक्षा नहीं कर सकता और त्याग नहीं होगा तो सेवा नहीं कर सकता। तो अन्य योग्यताएं हो या न हो, लेकिन मुखिया के पास, नेता के पास साहस भी होना चाहिए और त्याग भी होना चाहिए कि जो भी आए अपने लिए नहीं, जो आए वो समाज के लिए, देश के लिए। तो यह उदाहरण यदि किसी को सीखना है तो योगी आदित्यनाथ से सीखे, आदरणीय नेता मोदी जी से सीखे। और मेरे समझ से इन दोनों लोगों में पर्याप्त परिस्थितियां मिल जाएंगी जिसको आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी। अच्छा, फिर तो आपके पसंदीदा योगी जी ही होंगे, आपके पसंदीदा नेता हमारे। अब देखिए, अब मैं तो एक बात कहता हूँ कि शिवा को सराहूँ कि सराहूँ छत्रसाल को जी। अब दोनों में किसको हम अच्छा कहूँ ये हमको हम ही नहीं पाते हैं, लेकिन यदि कोई शिवा है तो कोई छत्रसाल है, तो अब उसमें तुलना करना प्रासंगिक नहीं है।
जी। तुलना करना प्रासंगिक नहीं है। मोदी और जोगी मान लीजिए कि इस धरती पर राम और हनुमान के रूप में आए हुए हैं। राम का चरित्र है मोदी जी के पास, हाँ। और हनुमान का चरित्र है जोगी जी के पास। विपक्ष कहता है कि केवल बुलडोजर से मतलब काम देखिए, होता है। नीति का धर्म है, राजा का ये धर्म है कि जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग मुरा। रामचरितमानस कहती है यदि अपराधी को, व्यभिचारी को, दुराचारी को, भूमाफिया को, गुंडा को, मवाली को, राष्ट्रद्रोही को यदि दंड न दिया जाए तो धर्म भी भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ आज दुनिया के उदाहरण बन चुके हैं। इसलिए दंड मिलना चाहिए। तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी से लिखा, जी। हनुमान राम के साथ के सेवक के रूप में हनुमान जी भी गए तो जो मोहि मारा ते मोहि मारा, आ तापर बांधे तने तुम्हारे, तो मोहि न कुछ बांधे करी लाजा, कि न चाहूँ निज प्रभु कर काजा। तो जो अपराधी है उसको, अपराधी को दंड देने का कला किसी नेता को, किसी अधिकारी को सीखना है तो जोगी जी से सीखे, और कोई उदाहरण नहीं है। अच्छा, कुछ दिन पहले बैरिया में भी एक घटना हुई थी जहां एक महिला को अस्पताल के फर्श पर ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा। ये बैरिया की घटना है। देखिए, अब जाते समय परिस्थिति जो भी बनी हो, चूँकि मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ और कहीं सुनी बातों पर बहुत विश्वास नहीं करता हूँ। वैसे हमारे यहाँ अन्य जगह की तुलना में हमारे यहाँ सोनबरसा हॉस्पिटल भी अन्य की तुलना में कुछ ठीक चलता है। अच्छा, कुछ दिन पहले भी अनीसा राय का प्राइवेट अस्पताल में मृत्यु हो गई थी, उस पर आपने कुछ? कि मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि इस समाज के अधिकांश चिकित्सक पैसे के लिए राक्षस बन चुके हैं। अधिकांश, सब नहीं, लेकिन अधिकांश चिकित्सक पैसे के लिए राक्षस बन चुके हैं, और राक्षसी प्रवृत्ति को पोषित करने वाला चिकित्सक कभी समाज का भला नहीं करता। ऐसे लोगों को, जो भी भारतीय संविधान में व्यवस्था हो, दंड मिलना चाहिए। दोषी हो तो दंड मिलना चाहिए। अब चूंकि क्या घटना नहीं है, अब मैं चूंकि जानता बहुत इस बारे में नहीं, डीपली नहीं जानता हूँ तो क्या कहूँ, लेकिन यदि कोई दोषी है तो दंड मिलना चाहिए। अच्छा विधायक जी, बलिया में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लोगों को उससे बहुत उम्मीदें हैं। आपको क्या लगता है ये कब तक पूरी तरह से तैयार होकर ज़मीन पर असर दिखाना शुरू करेगा, और आम लोगों को इसका असली फ़ायदा कब तक मिलेगा? देखिए मेरे भाई, नाम चाहे आप लोग जो भी दे लो, मेडिकल कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, भवन हो, बिल्डिंग हो, ऑफिस हो, मशीन हो जी, लेकिन उसको चलाने वाला, उसको सेवा देने वाला यदि ठीक नहीं होगा तो कभी भी व्यवस्था ठीक होने वाला नहीं। एक चिकित्सक भी यदि संवेदनापूर्वक यदि जीवन में अपना व्यवहार करना चालू कर दे तो सैकड़ों लोगों की जान बचा सकता है। पहले नियत की बात है। और इस देश में पुस्तकीय ज्ञान, टेक्निकल ज्ञान, चिकित्सीय ज्ञान के स्कूल जरूर खुल रहे हैं, लेकिन मैं तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि अपने सभी नेताओं से भी प्रार्थना करता हूं कि इन ज्ञानों के साथ मानवीय ज्ञान की शिक्षा हर स्टेज पर, हर प्रशिक्षण में, हर जो है सिलेबस में सन्निहित किया जाए। मानवीय ज्ञान की शिक्षा, इंसानियत की शिक्षा, संवेदना की शिक्षा। इस शिक्षा के बिना, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवस्था क्षेत्र हो, चाहे प्रशासन का क्षेत्र हो, सब क्षेत्र मान लीजिएगा कि वो अर्थ क्षेत्र बन जाता है। जी। अर्थ जो है, अर्थ कमाने की इच्छा अनर्थ करवाती है। इसलिए कोई भी किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, यदि व्यक्तिगत जीवन में उसका उद्देश्य केवल अर्थ कमाना हो गया तो मान लीजिएगा कि समाज के साथ, देश के साथ अनर्थ करने चालू कर दिया है। अर्थ के साथ अनर्थ हो जाता है। अच्छा, कुछ दिन पहले आप होली मिलन समारोह आनंद स्वरूप शुक्ला जी कराए थे, उसमें आप गए थे, तो आपने कहा था कि अधिकारी भ्रष्ट में डूबे हैं। क्या आपकी अपनी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है? देखिए, सुनवाई निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जिस पवित्र मन से मैं सामाजिक जीवन जीता हूं, उस पवित्र नियत से सहयोग नहीं मिलता है। नहीं मिल रहा। मैं आज की तिथि में कह दूं तो बलिया जिले में एक संवेदनपूर्ण व्यवहार जिलाधिकारी, राजस्व के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में जिलाधिकारी और पुलिस और एसपी को छोड़ करके
और हमारे यहाँ के भाई आपके डीएसपी भी हैं, क्षेत्राधिकारी भी संवेदनशील है। कोई भी अधिकारी, मैं तो उस अधिकारी के लिए अपना जीवन का परिभाषा निश्चित किया हूँ कि व्यवहार मधुर और पैर में गति होगा तो वास्तविकता से जानकारी हो जाएगी। हमारे संघ में पढ़ाया जाता है मुंह में शक्कर पैर में चक्कर। तो ये सामाजिक जीवन के नेता का और अधिकारी का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। और दूसरा पक्ष जो बताया मैं, साहस और त्याग, क्योंकि अत्याचारियों से लड़ने के लिए हमारे जैसे तमाम अनर्थ करने वाले भी नेता भी हैं, नेताओं से भी लड़ने के लिए वो साहस चाहिए। और साहस तभी होगा जब अपने अंदर त्याग होगा, नहीं तो संभव नहीं है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज जिलाधिकारी बलिया के नेतृत्व में पहले की तुलना में बहुत कुछ गरीबों लोगों की बात सुनी जाती है, और उनके यहाँ जाने पर तो जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करते हैं और संवेदनापूर्ण व्यवहार देकर के गरीब कमजोर की भी बात सुनते हैं। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ जी। इसलिए बलिया जिलाधिकारी की इस सब मैं कार्य पद्धति की भी प्रशंसा करता हूँ। अच्छा, केतकी सिंह जी ने कहा था कि सुरेंद्र सिंह जी के पास हर मर्ज की दवा है। विधायक जी, ये कौन सा चूड़ है जो औरों के पास नहीं है, आपके पास है? देखिए, आपको बताते हैं, आप जानते हैं कि बारिश होती है तो छाता लिया जाता है जी, होता है ना। हाँ। तो जिस भाषा में समझता है हम उसी भाषा में बोलते हैं। यही हमारा चूर्ण मान लीजिए और चाहे प्रसाद मान लीजिए, कोई नियत में नहीं रहता है। कर्मचारी अधिकारी भी मेरे दुश्मन नहीं है, हाँ। लेकिन जिस समाज ने मुझको माननीय, एक सामान्य शिक्षक से माननीय बनाया है, तो समाज की पीड़ा को अधिकारियों तक तो पहुंचाना और उनको न्याय दिलाना मेरा धर्म है। और न्याय दिलाने में यदि कोई बाधा पहुंचाता है, चाहे अधिकारी हो कर्मचारी हो, तो थोड़ा सा हम अपने बलिया की भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। और ज़रूर अब वो उचित भी है। हम ही क्या करते हैं, करना चाहिए, हाँ। करना चाहिए। चोर को यदि आप बहुत बढ़िया से समझाएंगे, आदर करेंगे, तो चोरी उसका बढ़ेगा जी। अत्याचारी को यदि दमन नहीं करेंगे तो उसका अत्याचार बढ़ेगा। व्यभिचारी को दंड नहीं दिया जाएगा तो बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो कर्मचारी और अधिकारी भी जिस भाव के हों, यदि सज्जन सदाचारी है, नैतिक है, तो मैं हृदय खोल करके उसको अभिनंदन करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। और गंदा है तो उसकी निंदा भी करता हूँ। अच्छा, शिक्षक होने के नाते क्या आपको लगता है कि आजकल के नेताओं को ट्यूशन देना जरूरी है? देखिए, शिक्षक होने के नाते मैं विद्यार्थी को न पढ़ा सकता हूँ जी। मैं किसी नेता का शिक्षक नहीं। हाँ। हम तो खुद नेतागिरी के क्षेत्र में तो मैं खुद ही विद्यार्थी हूँ। तो विद्यार्थी क्या पढ़ाएगा, कि कौन प्रशिक्षण कोई किसको देगा? देखिए, जिसको भी सामाजिक जीवन का प्रशिक्षण लेना हो तो मैं पक्ष विपक्ष सभी भाइयों से करना चाहता हूँ, यदि जिसके पास मानवीय मूल्यों का संरक्षण और संवर्धन करने का स्वभाव नहीं होगा, वो कभी मानवीय अपने सामाजिक जीवन में एक श्रेष्ठ नेता और श्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता बन नहीं सकता। बिना संवेदना और संस्कार के कोई चाहे कि सेवा कर लें तो किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा, बलिया में मैं कुछ नेताओं का नाम लूँगा, उनके बारे में आप एक लाइन में बताइएगा। बलिया के सांसद सनातन पांडे जी के बारे में हैं? सनातन पांडे जी। वो सनातन पांडे जी का नाम तो शासक पांडे रख देना चाहिए जी। वो जो आदमी पद के लिए अब अंबिका चौधरी जी को प्रणाम करे, मेरे समझ से पांडे शब्द हटा देना चाहिए जी। पांडे और शब्द हटा देना चाहिए। दूसरा नाम है केतकी सिंह। केतकी सिंह सशक्त महिला नेतृत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरा नाम है राम गोविंद चौधरी, मर्यादित और सुलझे हुए नेता है। और चौथा नाम है नीरज शेखर जी। नीरज शेखर जी भी सामाजिक जीवन के एक सज्जन व्यक्तित्व है। और परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह। दयाशंकर सिंह जी भी माने अपने काम के लिए योग्यतम व्यक्ति हैं। अच्छा, आपने कहा है कि अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का संरक्षण है, क्या आप सीधे तौर पर अपने सहयोगियों पर निशाना साध रहे हैं? मैं सहयोगियों पर निशाना नहीं साधता हूँ जी। किसी से कोई मेरा जो है द्वेष नहीं है, किसी से कोई वो नहीं है। अच्छे काम की प्रशंसा करता हूँ और उनके गलत काम की निंदा करता हूँ।
मेरा स्वभाव है, मैं सत्य को ही सत्य कहता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैं कोई से भगवान नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि सत्य को ही सत्य कहूँ और सत्य को सत्य नहीं करता। और बहुत से नेता लोगों में है कि अब अपने व्यक्तिगत जीवन के निजी काम हो गए तो उस अधिकारी बहुत अच्छा हो गया। नहीं, हमारा अपना काम हो गया, उसके माध्यम से मैं किसी अधिकारी को अच्छा नहीं करता। अधिकारी अच्छा तो वह है जो समाज का सबसे कमज़ोर और गरीब व्यक्ति की बात को आदरपूर्वक सुन करके उसको न्याय दिलाने की बात सोचता है। वहीं पर भारत का लोकतंत्र और भारत का संविधान धन्य होता है, क्योंकि भारत का संविधान केवल कमज़ोर और गरीब लोगों के लिए बना है, सामंतों के लिए और धनवानों के लिए नहीं बना है। धीरू भाई अंबानी के लिए संविधान अपने हिसाब से हर दल को डील कर लेंगे, एक दल नहीं। हम मुकेश अंबानी को डील करने में हर दल को चंदा दे देते हैं। जी सही बात, उसमें कौन बड़ी बात है भाई। तो समाज में अधिकारी का धर्म शुद्ध रूप से है और नेता का भी वही धर्म है, क्योंकि नेता अप्रोचिंग पर्सनालिटी होता है, पैरवी करता है, और अधिकारी क्रिएटिव पर्सनालिटी होता है, वो उसको निर्णय लेना होता है। तो यदि अधिकारी ठीक हो जाएं तो नेताओं की जरूरतें नहीं, कोई खास जरूरत नहीं। अच्छा, सुराहा ताल को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का सपना सिर्फ कागजों पर ही रह गया, क्यों रह गया, इस पर आपकी क्या राय है? अब हमारी जानकारी उसके बारे में नहीं, मैं झूठा बोलता ही नहीं। अच्छा, जानकारी होती तो बोल देता। अच्छा, विपक्ष कहता है कि बीजेपी सरकार में डबल इंजन का फायदा सिर्फ उद्योगपतियों को हुआ, इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा है कि वो अपने चश्मे से देख रहे हैं। अब आप जैसा चश्मा पहनेंगे वैसे ही दृष्टि होगी। हाँ, वो तो जैसी दृष्टि आपकी वैसी सृष्टि दिखती है। तो अब अखिलेश यादव जी और मायावती जी, चाहे कांग्रेसी लोग, यदि मोदी जी के और योगी जी के काम पर चर्चा करते हैं तो मेरे समझ से एक तरह से वही है कि कोई जो है कोई बेस्या किसी को बढ़िया औरत को सलाह दे कि आपको बढ़िया से रहना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। इन सबों का कोई कैरेक्टर नहीं है। पद के लिए किसी भी स्तर पर नीचे गिरने का स्वभाव जिस भी नेता का है महाराज, वो मोदी और योगी से अपनी तुलना कर सकता है जी। वो किसी के बस की बात नहीं। मोदी और योगी के कामों को अब कौन सा क्षेत्र आप बता दीजिए। आज वही देश है कि चाइना के हड़काने पर भाग जाते थे सब कांग्रेसी। आज वही देश है कि आज हमारा ब्रह्मोस तहलका दुनिया में तहलका मचा रहा है। आज वही देश है कि धारा 370 लगाने के कारण जम्मू कश्मीर से लाखों लोग भगाए गए। आज वही देश है कि मोदी जी के नेतृत्व में 370 हटा करके और भारत के भी लोग वहाँ जाकर के बसने की प्रक्रिया चालू कर दी है। आज वही देश है कि आतंकवादी घर घर में जाकर के घुस करके गोली मारते थे। आज वही देश है कि भारत के सैनिक आज इस्लामाबाद में आक्रमण करके उसको तबाह कर रहे हैं। आज वही देश है कि गरीब एक छोटे से दवाई के लिए परेशान होकर के मर जाता था, आज आयुष्मान कार्ड लेकर के किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में भी दवाई करा रहा है। आज वही देश है जहाँ महिलाओं के लिए सड़क पर शौच करना पड़ता था और हर घर में शौचालय बनवा दिया। आज वही देश है, वही प्रधानमंत्री थे कि जहाँ पर गरीब लोगों के लिए आवास और पलानी के अलावा कुछ नहीं था। आज हर गांव में 100-200 मकान बन रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं? मोदी एक कोई क्षेत्र हो तब ना। तो आज देश सीमाओं पर सीना खुल करके नौजवान लड़ रहा है और खेत में किसान भी हंस करके हल चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, क्योंकि वही देश है कि क्या है, आज 6,000 रुपया महीना प्रति किसान को मिल जाता है और किसान के उपज का उचित मूल्य भी आज 2500 रुपये गेहूं का भाव निर्धारित कर दिया। कौन रोका था कांग्रेसियों को तुम भाव निर्धारित मत करो, लेकिन क्या मिला? नहीं मिला। तो चाहे किसान हो और चाहे सीमा पर सीना खोल करके भारत की रक्षा करने के लिए खड़ा जवान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे माँ बेटी बहन हो, और चाहे कोई भी बहनों की निष्ठा हो, प्रतिष्ठा हो, चाहे सीमा पर खड़ा जवान का प्रतिष्ठा हो, चाहे भारत की ताकत को बढ़ाने की बात हो, आज दुनिया भारत का अनुकरण कर रही है। जहाँ हथियार भारत खरीदता था, आज हथियार ब्रह्मोस बेच रहा है। आज वही देश है मेरे भाई। तो अब इसकी तुलना अन्य लोग करते हैं तो मेरे समझ से वो पॉलिटिकल बात अपनी बोलते हैं, अपना एक वो नहीं समझते हैं कि धर्म पूरा करते हैं, तो किसी भी काम के लिए विरोध करते हैं तो करने दीजिए। अच्छा, मैं 2 नाम लूँगा जिनमें से आपको एक को चुनना होगा, मायावती जी या अखिलेश जी। क्या किसी काम में क्या चुनना है?
दो नाम में से कोई मतलब जो बेहतर हो दोनों में से, अखिलेश यादव या मायावती जी? देखिए, मायावती जी अखिलेश से 100 गुना अच्छी थी। अच्छा, मायावती जी या तेजस्वी यादव? महाराज, कहाँ आप तेजस्वी की चर्चा करने लगे? वो शुद्ध रूप से पॉलिटिकल बच्चा है, जी। अयोग्य वो भी बच्चा है। माने एक तरह से योग्य पिता के अयोग्य संतान है वो। लालू जी एक अच्छे नेता थे, तो एक योग्य पिता के अयोग्य संतान है, सब खा गया, पार्टी को चबा गया। और मायावती जी उन सबों से पढ़ी लिखी लायर है, अब उसकी तुलना आप तेजस्वी से कर रहे हैं। अच्छा, मायावती या केजरीवाल? है महाराज, केजरीवाल फ्रॉड है, फ्रॉड है वो, शुद्ध रूप से माने बहुत दिमाग वाला फ्रॉड है। उसको पहचानने के लिए टाइम चाहिए, उसको पहचानेगी कोई तो भाजपा के लोग ही पहचानेंगे, दूसरा कोई पहचान नहीं पाएगा। तो पूरा ड्रामाबाज है। अच्छा, तो ये बताइए, मायावती या ममता बनर्जी? हैं? मायावती या ममता बनर्जी? ममता बनर्जी को तो मैं लंकिनी कहता हूँ। अच्छा, वो तो लंकिनी है। लंकिनी की तुलना मायावती जी से मत करिए भाई। मायावती जी हो सकता है हम जैसे कुछ लोगों के लिए, सवर्णों के लिए, चाहे अन्य लोगों के लिए कुछ दुख की परिस्थिति क्रिएट की हो, बात अलग है, लेकिन अपने गरीब समाज के लिए उन्होंने काम किया है, मायावती जी ने काम किया। अच्छा, अब आते हैं फिर मायावती या अमित शाह? अब फिर आप करने लगे। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के विशाल भारतीय जनता पार्टी के एक महान नेता हैं, उनकी तुलना आप कर रहे हैं एक जो है एक प्रदेश के, वो भी 2 सीट पाने वाली महिला नेता की तुलना कर रहे हैं। अच्छा, अमित शाह या योगी जी? दोनों महान नेता हैं। नहीं, फिर भी एक मतलब दोनों महान नेता हैं, दोनों महान नहीं, नेता कोई हैं। एक चुनिए, उसके बाद फिर भाई आगे। मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी बेस्ट हैं। अच्छा। गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी दी बेस्ट हैं। अच्छा, अमित शाह, योगी जी और मोदी जी, तीनों में से अगर देखिए, किसी अब आप मुख्यमंत्री की तुलना मुख्यमंत्री से कराइए। मुख्यमंत्री की तुलना मुख्यमंत्री जी, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ। अब प्रधानमंत्री की भूमिका में होंगे तो कहा जाएगा कि कौन अच्छा, लेकिन योगी जैसा संत व्यक्तित्व अभी किसी भी दल में संत व्यक्तित्व के रूप में, और 9 वर्ष के शासन काल में एक छोटा सा भी दाग न लगा हो, चरित्र और ईमान पे एक छोटा भी दाग न लगे, ऐसे व्यक्तित्व हैं योगी जी। ऐसे व्यक्तित्व हैं योगी जी। आप किसी की तुलना मत करवाइए, योगी जी से किसी की तुलना मत करवाइए। 9 वर्ष में एक छोटा सा भी दाग जिस महान विभूति पर नहीं लगा मेरे भाई, सामान्य बात मानते हो? एक प्रधान बनने पर सब तुरंत लगते हैं सब स्कॉर्पियो पर चलने और अपना डिजाइन बदलने हैं। और वो आदमी जो है 200 रुपये का लंगोटी जो धारण करके कुर्सी पर बैठ करके आज 200 रुपये की लंगोटी को ही लहरा रहा है। ऐसा त्यागमय जीवन भी राजनीति में संभव नहीं, किसी के लिए संभव नहीं, हम लोगों के लिए भी भाई, हम लोग अब इस जन्म में संभव नहीं। अच्छा, आगे आने वाले समय में जब मोदी जी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के दावेदार कौन रहेंगे? अब देखिए, ये हमारे स्तर का चीज़ नहीं है कि निर्णायक, ये सब चीज़ें हमारे स्तर की चीज़ नहीं है। उचित समय आएगा, उसमें पूछिएगा, बता देंगे। अच्छा, ये अभी उचित अच्छा, समय नहीं। 2 मेरे पास और नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी या चंद्रशेखर जी, दोनों। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी महानतम चिंतक और महानतम त्यागी व्यक्तित्व थे, और आदरणीय चंद्रशेखर जी महान साहसी नेता थे। जी। साहस की दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रशेखर जी, हाँ। और त्याग, तपस्या और राष्ट्र हित की बात का शीर्ष पुरुष यदि कहा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। साहस की दृष्टि से चंद्रशेखर जी का जोड़ा नहीं है, और राष्ट्रीय सोच और राष्ट्रीय विचारधारा और एक श्रेष्ठ प्रशासक का जो गुण था वो अटल बिहारी वाजपेयी में था, विद्वता के साथ। लोग कहते हैं, मतलब बीजेपी के जितने सपोर्टर हैं वो लोग कहते हैं कि मोदी जी में अटल बिहारी वाजपेयी दिखते हैं, आपको क्या लगता है? हकीकत यदि कहा जाए तो मेरी दृष्टि से कहिएगा तो पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के विद्वता के सामने कोई अभी बीजेपी में नेता अभी भी नहीं है, कोई नेता। अच्छा। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की विद्वता, प्रखरता और मृदुल
मृदुभाषी स्वभाव में ही सभी को पस्त कर देना, यह योग्यता भी अभी अभी वर्तमान के किसी नेता में नहीं है। हमारा व्यक्तिगत सोच है वर्तमान की। अच्छा, अगर आपको बैरिया की जनता 2027 में फिर से विधायक चुनती है तो आपका अगले 5 साल का विजन क्या होगा? मेरे अगले 5 साल का विजन स्पष्ट है। विजन रोज रोज नहीं बदलता है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, अत्याचार पर नियंत्रण पूर्ण रूप से कर दूंगा। यदि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में गोरखपुर में चाहे अन्य जगह कर देते हैं तो यहाँ उनके प्रतिनिधि हम ही लोग न हैं जी। तो जो कमी बेसी था हमारे 17 से 22 में, उसको मान लीजिएगा पूरा कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि यदि प्रदेश सरकार के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीयत कहीं 100% दिखेगी तो बैरिया विधानसभा क्षेत्र में दिखाऊंगा। अच्छा, आपके माता पिता का वो एक संस्कार जिसे आप आज भी अपनी राजनीति का आधार मानते हैं? देखिए मेरे भाई, मेरी माता का संस्कार मेरे जीवन में ज़्यादा प्रभावी रहा है। पूज्य पिताजी का तो छाया बहुत जल्दी उठ गया था। मैं कक्षा 4 में पढ़ता था, उसमें पिताजी नहीं रहे, लेकिन माँ मेरी थी। माँ मेरी जरूर कहती थी कि बेटा जीवन में कभी भी डरना मत जी। वही संस्कार मुझको अभय प्रदान किया है, उसका आशीर्वाद मुझको अभय बनाया है। और दुनिया की ओर कभी भी बिकना मत, झुकना मत और बिकना मत, तो तुम्हारे पीठ पर कोई धूल नहीं लगाएगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी माँ के वचन का पालन करूँ। और भगवान ने 66 वर्ष की उम्र में मैं आत्मविश्वास के साथ कर सकता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझको डरा नहीं सकती और दुनिया की कोई भी पूंजीपति मुझको खरीद नहीं सकता, मेरी भावना को खरीद नहीं सकता। अच्छा, अंतिम सवाल, बलिया और बैरिया के जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो बैरिया और बलिया की जनता को जरूर मैं एक निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाहूँगा कि पहले के ज़माने में कहावत थी कि जथा राजा तथा प्रजा, लेकिन प्रजातंत्र में जथा प्रजा तथा राजा। तो मतदान किसी ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जिसके बनने पर आपको अपने जीवन में अपने निर्णय के प्रति अफसोस महसूस न हो। ऐसा ही चयन करना चाहिए, ऐसे नेता का चयन करना चाहिए जो समाज हित की बात सोचता हो। ऐसे नेता का चयन करना चाहिए जिसका हृदय गरीबों के लिए खुला रहता हो। ऐसे नेता का चयन करना चाहिए जो नेता गरीब कमज़ोर लोगों के लिए 4 कदम चलने का स्वभाव रखता हो। तभी जाकर के समाज का, देश का भला होता है, और देश का और समाज का भला होगा तो व्यक्ति का भी भला हो जाता है। विधायक जी, आप अपने जिस बेबाकी और ईमानदारी से हर सवाल का जवाब दिया, चाहे वो निजी जीवन हो, विवाद हो या बैरिया के विकास की बात हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो ये थे हमारे साथ बैरिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी। राजनीति के दाव पेच अपनी जगह है, लेकिन जनता की अदालत में सबसे बड़ा फैसला उनके काम और उनके व्यवहार का होता है। अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बलिया ब्रदर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।